हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है वायरल फीवर, जो कि इन दिनों बारिश के मौसम में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्या कारण है और उसके जो ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस हैं, सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो वायरल फीवर जो होता है, यह एक संक्रमण के फैलने की वजह से होता है, जैसे कि फ्लू वायरस या डेंगू डेंगू या फ्लू वायरस की वजह से या बुखार या वायरल फीवर हो रहा है इन दिनों। और जो इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसे वायरल फीवर की कैटेगरी में माना जाता है। और जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि कैसे फैलता है, कैसे हमारी बॉडी में ये पहुंचता है और किन किन रास्तों से, किन किन कंडीशन से हमारे अंदर आता है और बीमारी पैदा करता है। तो पहला हमारा हो गया इन्हालेशन। इन्हालेशन मीन्स कि नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर आते हैं। जैसे कि कोई आदमी छींक रहा है, कोई बीमार आदमी छींक रहा है और उसके संपर्क में हम पहुंच गए या वो छींका, तो उसके जो ड्रॉपलेट मुंह से या सांस से या खांसी के द्वारा निकलते हैं, वह ड्रॉपलेट हमारी बॉडी में इंटर कर जाएं, उससे भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा, फूड। कोई ऐसा मतलब कि अनवांटेड जो गलत खाना होते हैं, ख़राब खाना होते हैं, दूषित खाना होता है, बासी खाना होता है, उन खानों को खाने से ये प्रॉब्लम जनरेट या पैदा होती हैं। और इंसेक्ट्स बाइट्स, जैसे कि किसी मच्छर के काटने की वजह से भी यह प्रॉब्लम पैदा होती है। बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स मीन्स कि जैसे कि मुझे नाक आ रहा है या किसी बंदे को नाक आ रहा है, जुकाम हुआ है या बलगम आ रहा है, वह पर्सन जो है किसी एक स्पेस पे बलगम को थूकेगा। थूकने के बाद जो है उसे हम टच कर लेंगे हाथों से, उसी हाथ से दूसरे पर्सन से हाथ मिलाएंगे। या हमारी नाकों में मतलब कि नाक आ रहा है या बलगम आ रहा है, हम अपने हाथों से उसको पोंछने के बाद अपने हाथ से दूसरे से टच में ले जाएंगे या संपर्क में ले जाएंगे, तो उस पर्सन को भी ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इन सब कंडीशन की वजह से वायरल फीवर पैदा होता है। अब हम बात करेंगे वायरल फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, हमेशा थकावट रहना, वीकनेस यानी कमजोरी का होना, हेडेक मीन्स सर का दर्द बना रहना, वोमिटिंग उल्टी का होना, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स और पेनफुल टॉन्सिल, टॉन्सिल में दर्द होना या सूजन होना, और रनी नोज मीन्स नाकों का हमेशा बहना या सोर थ्रोट, गले में खराश रहना, थोड़ा बहुत खांसी भी आना, और आई बर्निंग। आई बर्निंग मीन्स आँखों में जलन। ये सब प्रॉब्लम्स बेसिकली वायरल फीवर में देखने को मिलेंगी। ये सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के। वायरल फीवर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, अगर वायरल फीवर का प्रॉपर ध्यान न दिया दिया जाए, ना ही उसका सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट किया जाए, तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे। जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का होना। अगर बुखार आ रहा है या वायरल फीवर है, तो उन कंडीशन में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है हर पेशेंट को। तो इसमें पेशेंट जो है ORS का घोल या घर में ही चीनी और नमक पानी के साथ मिलाकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पैदा होंगी। दूसरा, हेलुसिनेशन, मतलब कि उसको भ्रम रहेगा। तीसरा, नर्व प्रॉब्लम। चौथा, लीवर फेलियर। अगर पेशेंट पूरी तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाता है या लापरवाही करता है, तो उसके लीवर में इन्फ्लामेशन या लीवर फेलियर होने की संभावनाएं आगे चल के देखने को मिलेंगी। सेप्सिस, सेप्सिस का होना, कोमा में चले जाना। बुखार की वजह से पूरी तरह से ट्रीटमेंट ना करने की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और बात करते हैं सीजर की, तो अगर पेशेंट या किसी भी पर्सन को सही टाइम पे इलाज ना दिया जाए, तो उसे सीजर या झटके का होना तय है। किडनी फेलियर, यह भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर बुखार टाइम पे इलाज ना कराया जाए तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं जब प्रॉपर तरीके से एक सही गाइडलाइन के हिसाब से या सही मायने में बुखार या वायरल फीवर को सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए। मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं वायरल फीवर को दूर करने के लिए, वायरल फीवर को सही करने के लिए। तो इसमें पहली मेडिसिन जो हमारी आती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जो कि बुखार में टेम्परेचर को कम करती है।
अब बात करते हैं वायरल फीवर को जो रोकने वाली हमारी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन किस डोज में कैसे कैसे दी जाती हैं, एडल्ट में कौन सी डोज दी जाती हैं और चिल्ड्रन में कौन सी डोज दी जाती हैं, उसी बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन हमारी आती है एंटीपायरेटिक, जो कि एक टेम्परेचर को कम करने वाली मेडिसिन होती है, जिसे पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। इसे एडल्ट, जो पर्सन एडल्ट है, नवयुवक है, जवान है, उसे 500 से 600 mg तक दिन में 3 बार दिया जाता है। और डोज जो होता है इसका जो डोज डिसाइड किया जाता है वह, जैसे कि पेशेंट 1 किलो का है तो उसके 1 किलो की बॉडी पर 15 mg की रिक्वायरमेंट पड़ती है पैरासीटामोल। तो जैसे मान लीजिए कि एडल्ट पर्सन है, कोई नवयुवक जवान आदमी है 50 किलो का, तो 50 किलो का है तो उसे हर 1 किलो पे 15 mg पैरासीटामोल दी जाती है। तो उस हिसाब से 15 mg गुणे 50 बोले तो 750 mg की रिक्वायरमेंट उसे पड़ेगी। और इस मेडिसिन का जो असर रहता है वह 4.5 से 5 घंटे तक रहता है। इसीलिए इस मेडिसिन का जो टाइमिंग है, दिन में 3 बार और रिक्वायरमेंट या ज़रूरत पड़ने पे दिन में 4 बार भी पैरासीटामोल पेशेंट को दिया जाता है। वहीं पे बात करते हैं चिल्ड्रन में, तो इसे 2.5 ml से लेके 5 ml तक दिन में 3 बार TDS दिया जाता है। अब बात करते हैं उनमें जो एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया या वायरल को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाएंगे, जिनसे कि बैक्टीरिया या वायरस को किल किया जा सके। तो यहाँ पर एडल्ट में हमारे पास एजिसाल-CL, सेफेक्जिम प्लस अजिथ्रोमाइसिन विथ लैक्टिक एसिड के साथ में हमारे पास ये एंटीबायोटिक होती है। इसे दिन में 2 बार BD दिया जाता है और खाने के 2 घंटे बाद इसे देने से ज़्यादा ही मतलब कि इसका जो असर होता है वह बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा खाने के 2 घंटे बाद। बिकॉज इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन है वह एसिड की प्रेजेंस में अपना काम जो है स्लो कर देती है, इसलिए खाना खाने के 2 घंटे बाद इस मेडिसिन को देने से इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, सेफेक्जिम 200 mg होती है और साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होती है। और वहीं पे चिल्ड्रन में बात करें तो यहाँ पर भी सेफेक्जिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसे भी दिन में BD दिया जाएगा, वैसे ही कंडीशन जैसे कि ऊपर दिया जा रहा था। खाने के 2 घंटे बाद 5 ml देना है बच्चे को, जो 7 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे हैं। और जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं उन्हें 2.5 ml या सिरप प्रेस्क्राइब या दी जाएगी दिन में 2 बार। है कि इन सब दवाओं के साथ साथ हमें कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो कि एसिड सिक्रीशन को रोकें, गैस न बनने दें। तो वहाँ पर एसिलॉक या DSR या पेंटालॉक DSR, ये सब मेडिसिन दिन में खाना खाने से पहले 1 बार या ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को BD दिन में 2 बार भी दिया जाता है। और उसके साथ साथ पेशेंट को जब वायरल फीवर होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती हैं। और इन दवाओं के खाने की वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो उनके साथ में मल्टीविटामिन सिरप देने से उसकी बॉडी बहुत बेहतर रिस्पॉन्स देगी दवा का। तो वहाँ पर कुछ मल्टीविटामिन की सिरप जो है पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि आर्बिटोन हो गया, डेक्सोरेंज हो गया या प्रोविटफोर्ट हो गई। इन तीनों सिरप में से कोई एक सिरप दे सकते हैं। दिन में 2 बार देना है, 2-2 ढक्कन। इस प्रकार से वायरल फीवर को आसानी से ट्रीटमेंट या बुखार को, जो वायरल बुखार हुआ है, उसे ठीक किया जाता है।